तो आप लोगों को जैसे कि याद होगा, कल हमने चैप्टर नंबर 4 आईपीसी स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 4 इज फ्रॉम सेक्शन 76 टू सेक्शन 106, जिसको हम जनरल एक्सेप्शंस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट पार्ट विच इज एक्चुअली रिलेटेड टू जनरल एक्सेप्शंस, सेक्शन 76 टू 95, जो हमने कल कंप्लीट कर लिया था। एंड टुडे वी हैव टू स्टडी विद द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज प्राइवेट डिफेंस। सेक्शन 96 से लेकर 106 तक जो सेक्शंस कवर होती हैं, उसमें प्राइवेट डिफेंस को कवर किया है। अच्छा, प्राइवेट डिफेंस क्या है, कैसा है? तो उसके लिए यहाँ पे एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन लिखा है। नथिंग शैल बी प्रिज्यूम्ड एज एन ऑफेंस विच इज डन इन प्राइवेट डिफेंस। कोई भी ऐसा काम जो अपने प्रतिरक्षा में किया गया है, अपनी स्वयं की प्रतिरक्षा में किया गया है, उसे कभी भी अपराध नहीं माना जाएगा। नथिंग शैल बी प्रिज्यूम्ड एज एन ऑफेंस which is done or which has been done in private defense। लेकिन क्वेश्चंस बहुत सारे अराइज होते हैं कि क्या कोई भी काम किसी भी सर्कमस्टांस में कर दिया जाए तो उसको प्राइवेट डिफेंस का बेनिफिट मिलेगा, या जो हमें एक्टिविटी करनी है वो किस लेवल तक की होनी चाहिए? क्या हम सामने वाले की पिटाई कर सकते हैं, या हम उसकी जान भी ले सकते हैं अपने प्राइवेट डिफेंस में? अगर जान ले सकते हैं तो क्या उसके कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, क्या उसमें हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, या इट इज़ एन एब्सोल्यूट एंड अनलिमिटेड पावर? तो इन सारी बातों को देखते हुए, और प्राइवेट डिफेंस क्या हमें सिर्फ अपनी सेल्फ के लिए मिल सकता है या किसी अदर पर्सन के लिए भी मिल सकता है? लाइक कोई पर्सन दूसरे का मर्डर कर रहा है तो क्या उसे बचाने के लिए मैं उसको प्राइवेट डिफेंस दे सकता हूँ? और क्या वो सिर्फ ह्यूमन के लिए मिलेगा या प्रॉपर्टी के लिए भी मिल सकता है? तो वो सारी चीज़ों को जब हम देखें, तो यहाँ पे हमने प्राइवेट डिफेंस के जो सेक्शंस हैं 96 से 106 को, उसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, that is 96 to 99, which provides the general explanation. After that, the private defense of the body, that is human body. Then the private defense of the property, अगर हम हमारी प्रॉपर्टी को किसी तरह का कोई नुकसान है तो उसको बचाने के लिए प्राइवेट डिफेंस का यूज कब कर सकते हैं? एंड द इनोसेंट पर्सन। इस तरह से हमने उनको डिवाइड कर लिया है 96 से 99, दैट इज फॉर द जनरल, जिससे हम स्टार्ट करेंगे। बिफोर दैट एक केस है, अरुण वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 2009 का ये केस है, और काफी पॉपुलर केस है प्राइवेट डिफेंस से रिलेटेड। इस केस का डायरेक्ट लिंक प्राइवेट डिफेंस है। इस केस में कोर्ट ने बहुत सारे चीजों को इंटरप्रीट किया है, प्लस इसका ना सिर्फ आईपीसी में बल्कि एविडेंस एक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट में, काफी सारे एक्ट्स में इस केस को कोट किया गया है। तो इसे आप जरूर नोट डाउन करें। हालांकि जो स्क्रीन आप देख रहे हैं बोर्ड पे, इसको तो मैं ग्रुप में शेयर कर ही दूंगा स्क्रीनशॉट, तो आप नोट डाउन कर लेना बाद में। लेकिन इसको आप गूगल पे सर्च आउट करके रीड जरूर करें पूरे केस को। डेफिनेटली यू विल गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट प्राइवेट डिफेंस। इसमें मेनली जो कोट किया गया था वो ये था, इट इज जस्ट अ कॉशन ऑफ फैक्ट डिराइव्ड फ्रॉम सर्कमस्टांसेस वेदर द प्राइवेट डिफेंस शैल बी अलाउड और नॉट। यानी कि हर अलग अलग सर्कमस्टांस में ये डिफर करेगा कि सेम एक्टिविटी प्राइवेट डिफेंस अलाउ की भी जा सकती है और नहीं भी की जा सकती है। जैसे पुरानी मूवीज में आप लोगों ने एक अक्सर सीन देखा होगा, विलन और जो हीरो है उसकी लड़ाई हो रही है, और अचानक से हीरो विलन की तरफ एक तलवार या एक बंदूक फेंकता है और कहता है कि भाई पहले तुम ये उठा लो, मैं निहत्थे पे वार नहीं करता। तो वो क्या रीजन है उसका? उसका रीजन इतना ही है, अगर आपके हाथ में हथियार है और सामने वाला बिना हथियार के है, और फिर आप उसको उसके ऊपर प्रहार करते हैं और आप प्राइवेट डिफेंस का बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो आपको प्राइवेट डिफेंस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इट ऑलवेज द क्वेश्चन is always uh, answered, or the caution is always justified in the light of the circumstances or the situations which are going on at the time of happening of an offense। जिस समय जो जैसा काम हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा। तो ये डिसाइड हुआ था अरुण वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2009 के केस में। चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला 96 टू 99 जनरल जो है प्राइवेट डिफेंस का, उसे हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं और उसी के बाद हम अपने बाकी के सेक्शंस पे कंटिन्यू करेंगे।
देखिए हेडिंग भी लगा हुआ है, ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। सेक्शन 96 इज थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस। नथिंग इज एन ऑफेंस which is done in the exercise of the right of private defense। तो right of private defense क्या है वो डिसाइड हुआ था अरुण वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में, क्योंकि यहाँ पे ये तो लिख दिया कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को यूज करते हुए आपने कुछ भी किया है उसे ऑफेंस नहीं माना जाएगा, लेकिन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का स्कोप कितना है, उसकी लिमिट क्या है, किस सिचुएशन में कैसे उसको यूज किया जा सकता है, that have been just interpreted in that particular case। Section 97, right of private defense of the body and of the property। Section 97 ये स्पेसिफाई कर देता है कि हमें राइट टू प्राइवेट डिफेंस बॉडी के लिए भी मिलता है, दैट इज ह्यूमन बॉडी के लिए, किसी की लाइफ के लिए, और प्रॉपर्टी के लिए भी मिलता है। अगर कोई जबरदस्ती हमारी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रहा है, उसे तोड़ रहा है, प्रॉपर्टी में घुस के चोरी कर रहा है, किसी भी तरह के, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। तो 97 ये कहता है एवरी पर्सन हैज अ राइट सब्जेक्ट टू द रेस्ट्रिक्शंस कंटेन्ड इन सेक्शन 99। तो इतना आपको समझ में आ रहा होगा कि सेक्शन 99 में क्या दे रखा है। सेक्शन 99 में दे रखा है द रेस्ट्रिक्शंस फॉर प्राइवेट डिफेंस, या फिर कह सकते हैं द कंस्ट्रेंट्स, द लिमिटेशंस, the things that have to be carried in the mind before applying the private defense। सेक्शन 99 में वो सारे पॉइंट्स दे रखे हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं प्राइवेट डिफेंस का यूज करते समय, ठीक है। सो एवरी पर्सन हैज द राइट सब्जेक्ट टू द restrictions contained in section 9 section 99 to defend his own body and body of any other person। देखिए क्या लिखा है इसने, not only his own body but the body of any other person also he has the right। ठीक है, तो देखिए has the right to protect his own body and body of any other person against any offense affecting the human body। किसी भी तरह के ऑफेंस के अगेंस्ट में हम अपनी बॉडी को और दूसरे के बॉडी को भी प्रोटेक्ट करने का पूरा राइट रखते हैं। अगर मान लीजिए आप रोड से जा रहे हैं, वहां पे आप देखते हैं कि किसी एक पर्सन को लोग जबरदस्ती उठा के किडनैप करके या जबरदस्ती उसको पकड़ के और गाड़ी में बिठा ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप वहां पे उनसे लड़ाई करते हैं। इस दरमियान अगर किसी की डेथ कॉज हो जाती है उससे बचाने में, तो आप पूरी तरह से प्राइवेट डिफेंस का बेनिफिट ले सकते हैं, बिकॉज अदर पर्सन, बॉडी ऑफ एनी अदर पर्सन भी इसमें कवर होता है। सेकेंडली यहाँ पे क्या लिखा है, द प्रॉपर्टी, नॉट ओनली बॉडी बट द प्रॉपर्टी, एंड प्रॉपर्टी कौन सी, वेदर मूवेबल और इमूवेबल, बोथ। द प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल ऑफ हिमसेल्फ और ऑफ एनी अदर पर्सन, यानी प्रॉपर्टी भी आपकी खुद की है तो भी आपके पास प्राइवेट डिफेंस का राइट है, और किसी अदर पर्सन की है तो भी आपके पास प्राइवेट डिफेंस का राइट है, अगेंस्ट एनी एक्ट विच इज एन ऑफेंस फॉलिंग अंडर द डेफिनेशन ऑफ थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ। अब प्रॉपर्टी को किस किस तरह के ऑफेंस से आप प्रोटेक्ट करने का राइट रखते हैं, थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास, और which is an attempt to commit theft, robbery, mischief और criminal trespass। इस तरह की जो चीजें हैं उनसे आप अपनी और दूसरे की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने का पूरा पूरा राइट रखते हैं। ये 97 में डिफाइन किया। 96 ने बताया कुछ भी आप प्राइवेट डिफेंस में करते हैं तो ऑफेंस नहीं। 97 ने कहा आपको प्राइवेट डिफेंस बॉडी का भी मिलेगा और प्रॉपर्टी का भी मिलेगा। बॉडी खुद का भी, दूसरे की प्रॉपर्टी खुद की भी, दूसरे की भी। प्रॉपर्टी पे किस तरह का प्राइवेट डिफेंस, चोरी से, डकैती से, मिसचीफ से और क्रिमिनल ट्रेसपास से, कोई जबरदस्ती उसमें घुस के और कोई कब्जा कर रहा है या किसी तरह का नुकसान कर रहा है उसके लिए, इन सब चीजों के लिए मिलेगा। 98 क्या कहता है, ये अभी मैंने जैसे कि आपको कैटेगरी बताया 96 से 99 तक हम जनरल डिस्कस कर रहे हैं, है ना। 98 कहता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अब ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये कह सकते हैं पॉइंट है जिसको हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए। अगर कोई पागल व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है और वो मेरे ऊपर हमला कर देता है, वो भी इतना भयंकर हमला जिसको मैं कह सकता हूँ जानलेवा हमला कर देता है, तो क्या मेरे पास में उसे मारने का राइट भी है। सो सेक्शन 98 हैज द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट
the act of a person of unsound mind, etc. When an act which would otherwise be a certain offense is not that offense by reason of the youth, the want of maturity of understanding, the unsoundness of mind और द इंटॉक्सिकेशन ऑफ द पर्सन। यानी कि सिर्फ अनसाउंड ही नहीं बल्कि यहाँ पे तीन चीजें कवर किया है। एक तो मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि अगर कोई कम समझ वाला है, कम उम्र का है। द अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, कोई पागल है। इंटॉक्सिकेशन ऑफ द पर्सन, किसी व्यक्ति ने जिसने शराब पी रखी है, नशा कर रखा है, डूइंग दैट एक्ट, और बाय रीजन ऑफ एनी misconception on the part of that person. Every person has the same right of private defense against that act which he would have if the act were that offense. तो exactly same right हमें मिलेगा उसके अगेंस्ट में भी। वो ये नहीं कह सकते भाई ये तो पागल था, इसने आपके ऊपर हमला कर दिया तो आपने इसको कैसे मार दिया, ये समझता थोड़ी था क्या कर रहा है। वो तो नहीं समझता था लेकिन हमारी तो जान जा सकती थी। So 98 provides the right of private defense against the person of unsound mind, the person who is intoxicated, and the person who is having the immature understanding. चलिए कुछ इलस्ट्रेशंस दे रखे हैं यहाँ पे, उन्हें भी एक बार हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हम सेक्शन 99 में देखेंगे कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना है बिफोर यूजिंग द प्राइवेट डिफेंस। तो देखिए यहाँ पे कुछ इलस्ट्रेशंस गिवन हैं आपको सेक्शन 98 के। Z under the influence of madness attempts to kill A. Z ने अपने पागलपन की स्थिति में A के ऊपर हमला किया। Z is guilty of no offense. क्या Z guilty है? नहीं। But A has the same right of private defense which he would have if Z were sane. लेकिन A के पास में प्राइवेट डिफेंस का राइट फिर भी है, क्यों? बिल्कुल उसी तरह का कि जो कि Z अगर सही मानसिक स्थिति वाला व्यक्ति होता तब उसके पास राइट होता। चलिए एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, Z under the influence of madness attempts to kill A, Z is guilty of no offense. Z को कौन से सेक्शन का प्रिविलेज मिलेगा? Z ने हमला किया और Z को हमने गिल्टी नहीं माना है, so under which section the Z will get the privilege of not getting the offender or not charging as an offender? कल ही तो पढ़ा था। हाँ 84 में भी अनसाउंड माइंड वाला जी 84 बिल्कुल करेक्ट है। देखिए 82 और 83 वो चाइल्ड से रिलेटेड था, 84 अनसाउंड माइंड का था और 85 और 86 वो आपका इंटॉक्सिकेशन से रिलेटेड था। ठीक है, तो 84 बिल्कुल सही है। जो Z है, Z को डिफेंस मिलेगा सेक्शन 84 आईपीसी का, और जो A है, A को डिफेंस मिलेगा सेक्शन 98 आईपीसी का। ठीक है, चलिए सेकंड इलस्ट्रेशन देखते हैं। A enters by night a house which he is legally entitled to enter. तो A ने रात के समय ऐसे एक घर में प्रवेश किया जिसमें वो लीगली एंटाइटल्ड का मतलब वो या तो उसका ओनर है या जो उसका ओनर है उसने उसको अलाउ कर रखा है, और वट एवर मीन्स ही इज हैविंग लीगली राइट एंटाइटल्ड, किराएदार है या ओनर है जो भी, पर उसके पास राइट है कि वो जब चाहे तब उस घर में आ जा सकता है। जेड जी आवाज आ रही है आप लोगों को? आज अलका, तो इलस्ट्रेशन बी हम डिस्कस करते। ए एंटर्स बाय नाइट अ हाउस विच ही इज लीगली एंटाइटल्ड टू एंटर, पूरा राइट है उसके पास। जेड इज इन गुड फेथ टेकिंग ए फॉर अ हाउस ब्रेकर। अब जेड बिना किसी दुर्भावना के, सही अच्छी भावना रखते हुए, लेकिन ऐसा उसको महसूस हुआ कि ए घर में चोरी करने के इरादे से घुस रहा है, अटैक्स ए, और उसने ए पे अटैक कर दिया।
here Z by attacking A under this misconception commits no offense, but A has the same right of private defense against Z which he would have if Z were not acting under the misconception. तो Z के पास तो पूरा पूरा राइट है कि उसके ऊपर अगर इतना हमला हुआ है बुरा, तो वो पूरी तरह से अपने आप को बचाने के लिए प्राइवेट डिफेंस में ए को ए के पास में राइट है कि वो जेड को मर्डर भी कर सकता है, प्राइवेट डिफेंस में मार सकता है, पीट सकता है, कुछ भी उसके अगेंस्ट ले सकता है एक्शन। अब बात ये आती है कि यहां पे हमने कहा Z has committed no offense against Z which he would have if here Z by attacking A under this misconception commits no offense। तो अब बताएं कि Z को कौन से सेक्शन का बेनिफिट मिलेगा? Z has committed no offense, तो क्या लगता है Z को क्या बेनिफिट में कौन से सेक्शन का बेनिफिट मिलेगा? as he has done 79 में मिल सकता है जस्टिफाइड बाय लॉ वाला। जी बिल्कुल सही है, 79 में उसको जस्टिफाइड बाय लॉ का डिफेंस मिला। मतलब पढ़ा है आपने तब फटाफट याद आ रहा है, थोड़ा सा सोच रहे हैं लेकिन आंसर सही दे रहे हैं, दैट इज द बेस्ट थिंग। देखिए 77 और 78 वो तो जुडिशियल एक्ट से रिलेटेड थे, और 76 और 79 वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट में थे। तो यहाँ पे ये क्या हुआ था, ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट ही तो हुआ था। और 76 में तो बाउंड बाय लॉ आ रहा था, और 79 में जस्टिफाइड बाय लॉ आ रहा था। तो यहाँ पे हम इसको जस्टिफाइड बाय लॉ में कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 99 काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सेक्शन 99 में वो पॉइंट्स दे रखे हैं जो हमें प्राइवेट डिफेंस का बेनिफिट दिलवा भी सकते हैं, और प्राइवेट डिफेंस के बेनिफिट से हमें बेनिफिट से वंचित भी रख सकते हैं। ठीक है, सो सेक्शन 99 एक्ट्स अगेंस्ट विच देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो ये एक्ट्स अगर होंगे तो हमें प्राइवेट डिफेंस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। देखते हैं क्या क्या। देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट विच डज नॉट रिजेंबली कॉज द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और द ग्रीवियस हर्ट if done or attempts to be done by public। तो सबसे पहली बात तो ये, कोई ऐसा काम जिससे आपको एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट का एप्रीहेंशन ऑफ डेथ एंड ग्रीवियस हर्ट ना हो, यानी कि आपको गहरी चोट लगने की या फिर मृत्यु कारित होने की आपकी जहां पे संभावना ना हो, ऐसे कामों में प्राइवेट डिफेंस। ऐसा नहीं है कि कोई सामने एक पर्सन आया, मिस्टर एक्स आया, उसने आपको थप्पड़ मारा, आपने उसको गोली मार दी, और आप कहीं प्राइवेट डिफेंस दे दो कि उसने मारा था, आगे होके अरे मारा तो सिर्फ थप्पड़ ही तो मारा था, आप एक घूसा मार देते, आप धक्का दे देते। ये थोड़ी है कि आप सिर्फ इतने से में उसको गोली मार देंगे। ठीक है, तो ये चीज आती है कि जहां पे आपको डेथ और ग्रीवियस हर्ट की संभावना ना हो, एप्रीहेंशन ना हो, वहां पे एक तो नहीं मिलेगा। इफ डन और अटेम्प्ट टू बी डन बाय अ पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग इन गुड फेथ। एक और चीज यहाँ पे लिखा है, अगर ये काम भी पब्लिक सर्वेंट कर रहा है और वो भी गुड फेथ में। ठीक है, पब्लिक सर्वेंट किस में डिफाइंड है, कौन बताएगा पब्लिक सर्वेंट? 21 जी, आवाज एक ही की आ रही है मुझे लगता है, बाकी या अलग अलग लोगों ने आंसर किया था? नहीं, अभी तो मेरी ही आ रही है। बाकी लोग भी ट्राई कीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आंसर गलत होगा तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन कोशिश जरूर करें। पब्लिक सर्वेंट अगर करता है गुड फेथ में, दो दैट एक्ट में नॉट बी स्ट्रिक्टली जस्टिफिएबल बाय लॉ, तो उसको एक तो प्राइवेट डिफेंस उसके अगेंस्ट नहीं मिलेगा। कोई पुलिस ऑफिसर आया, वो आपको गिरफ्तार कर रहा है और आप तो प्राइवेट डिफेंस में उसको मारपीट कर दें, तो वो नहीं, वो अपने गुड फेथ में एज अ पब्लिक सर्वेंट वो अपनी ड्यूटी फुलफिल कर रहा था। देयर इज नो right of private defense against an act which does not reasonably cause the apprehension of death or a grievous hurt। again वही दोनों वर्ड्स आए हैं कि जहां पे आपको डेथ और ग्रीवियस हर्ट की एक्सपेक्टेशन ना हो। हाँ, अगर डेथ या ग्रीवियस हर्ट की आपको एक्सपेक्टेशन है, तब तो आप पब्लिक सर्वेंट के ऊपर भी राइट रखते हैं प्राइवेट डिफेंस का।
ठीक है, पुलिस वाला आता है और आते ही आपसे बिना बात किए सीधा आपके सामने बंदूक तान देता है और आपको पता है कि अब ये गोली मारने वाला है, ठीक है, आपने कोई रिवोल्ट नहीं किया, उसका प्रोटेस्ट नहीं किया, उसके बावजूद भी, तो ऑब्वियसली फिर तो आप राइट रखते हैं प्राइवेट डिफेंस का। सो सेकंड पैराग्राफ कहते हैं, देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट विच डज नॉट रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट इफ डन और अटेम्प्ट्स टू बी डन बाय द डायरेक्शन ऑफ द पब्लिक सर्वेंट। इस बार पब्लिक सर्वेंट खुद नहीं है, लेकिन उसके ऑर्डर पे या उसके डायरेक्शन पे ये काम हो रहा है। एंड ऑब्वियसली एक्टिंग इन गुड फेथ। कई बार क्या पब्लिक सर्वेंट भी अगर दुश्मनी निकालने के लिए कुछ कर रहा है तब थोड़ी ना उसको फिर हम बेनिफिट देंगे। सो एक्टिंग इन गुड फेथ अंडर कॉलर of his office, though that direction may not be strictly justifiable by law। तो अगर पब्लिक सर्वेंट खुद करता है तो भी उसके अगेंस्ट में आप प्राइवेट डिफेंस नहीं ले सकते। जो पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शंस में काम है उसके अगेंस्ट भी प्राइवेट डिफेंस नहीं लिया जा सकता। There is no right of private defense in cases in which there is time to have recourse to protection of the public authorities। ये भी बड़ा अच्छा है पॉइंट। मान लीजिए मुझे मेरे एक दुश्मन ने फोन किया, बोला कि मैं आ रहा हूं तुम्हारे घर पे और घर पहुंचते ही मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। सीधी सीधी उसने साफ शब्दों में मुझे धमकी दी फोन पे, और मुझे पता है कि उसको मेरे घर तक पहुंचने में, जिस जगह पे वो अभी है, आधा घंटे का समय कम से कम लगेगा। मुझे पता है मेरे पास में इतना मौका है, समय है कि मैं किसी भी पब्लिक अथॉरिटी को कंप्लेन कर सकूं, पब्लिक अथॉरिटी से हेल्प सीख कर सकूं। आई हैव द कंप्लीट अपॉर्चुनिटी टू कंप्लेन एंड टू सीक हेल्प फ्रॉम द पब्लिक अथॉरिटीज। सो इन दैट सिचुएशन फिर भी मैं ऐसा नहीं करता हूं, बल्कि मैं क्या करता हूं, मैं खुद अपनी बंदूक निकालता हूं, दरवाजे पे लेके तैनात हो जाता हूं। जैसे ही वो आता है, घंटी बजाता है, दरवाजा खोला, उसको गोली मार दी। तो क्या मुझे प्राइवेट डिफेंस मिलेगा? नहीं मिलेगा, बिकॉज आई वॉज हैविंग द रीजनेबल टाइम, आई वॉज अवेलेबल विद द रीजनेबल टाइम टू रिकर्स टू प्रोटेक्शन। तो इस सिचुएशन में मुझे प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, हाँ यह है कि मैंने पब्लिक अथॉरिटी को प्रॉपर इन्फॉर्म कर दिया और पब्लिक अथॉरिटी ने आने में देर कर दी, तब जरूर प्राइवेट डिफेंस मिल पाएगा। नाउ extent to which the right may be exercised, the right of private defense is in no case extends to the inflicting of more harm than it is necessary to inflict for the purpose of defense। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है, that in no case it should extend, यानी सामने वाले ने जितना बल का प्रयोग आपके ऊपर किया है उतने ही बल का प्रयोग आप उसके ऊपर भी कर सकते हैं, उससे अधिक नहीं। So in no case the private defense should extends the inflicting of more harm than it is necessary to inflict। अगर आप सामने वाले को धक्का देके, उसे बांध के, उसे डरा के रोक सकते थे तो आपको वही करना चाहिए था। सीधा उसको जान से मारने का अधिकार नहीं था आपके पास में, सबसे पहली बात। दूसरा, सामने वाला पर्सन आपके ऊपर डंडे से वार कर रहा था और आपने उस पर बंदूक से वार किया, तलवार से वार किया, वो भी आपके जस्टिफाइड नहीं है। जितना सामने से फोर्स अप्लाई हुआ है उसी के इक्विवेलेंट अगर आप फोर्स अप्लाई करते हैं, देन ओनली यू आर जस्टिफाइड। एक्सप्लेनेशन भी इसके गिवन है। फर्स्ट, a person is not deprived of the right of private defense against an act done or attempts to be done by a public servant as such unless he knows or has reason to believe that the person doing the act is such public servant। सेक्शन 99 के पैराग्राफ 1 में, सेक्शन 99 का पैराग्राफ 1 आप देख सकते हैं कहां पे दे रखा है। ये सेक्शन 99 का जो पैराग्राफ 1 है, इसमें ये कहा था कि पब्लिक सर्वेंट अगर कोई भी एक्ट करता है अंडर द कॉलर ऑफ हिज ऑफिस, इट मींस एंड दैट टू इन गुड फेथ, और ऐसे एक्ट में जहां आपको डेथ और ग्रीवियस हर्ट की चांसेस नहीं है, तो उस पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट में आपके पास प्राइवेट डिफेंस नहीं है। लेकिन एक्सप्लेनेशन 1 में ये लिखा है, अगर आपको ये पता है कि वो पब्लिक सर्वेंट है तो आपके पास प्राइवेट डिफेंस नहीं है। अगर आपको पता ही नहीं है, सामने वाला पर्सन वर्दी में नहीं आया है, उसने अपना आई कार्ड आपको नहीं दिखाया, आप उससे पहले कभी मिले नहीं थे, और वो अचानक से आपको आके और गिरफ्तार करने लगा, हथकड़ी पहनाने लगा, और जो जीप थी, जीप भी पुलिस के की गवर्नमेंट जीप नहीं थी,
कोई प्राइवेट गाड़ी में वो आया था, तो और फिर आप उसके अगेंस्ट में अगर प्राइवेट डिफेंस यूज कर लेते हैं तो आप राइटफुल हैं। क्यों? क्योंकि आपको जब तक ये नहीं पता कि सामने वाला पर्सन पब्लिक सर्वेंट है, तब तक आपके पास पूरा राइट अवेलेबल है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे क्लियरली मेंशन है एक्सप्लेनेशन नंबर 1 में। अनलेस he knows or has reason to believe that the person doing the act in such is a public servant, जब तक कि आपको ये ना पता हो तब तक आपके पास प्राइवेट डिफेंस पूरा रहेगा। एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहता है? अ पर्सन इज नॉट डिप्राइव्ड ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट डन और अटेम्प्ट्स टू बी डन बाय द डायरेक्शन ऑफ द पब्लिक सर्वेंट अनलेस ही नोज or has reason to believe that the person doing that the act in acting is acting by such direction, or unless such person states the authority under which he acts, or if he has authority in writing, unless he produces such authority if deemed। तो सेम टू सेम वही बात है। सेक्शन 99 के पैराग्राफ नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? सेक्शन 99 के पैराग्राफ नंबर 2 में लिखा है कि अगर किसी पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन पे कोई एक्ट हो रहा है तो वहां पे भी हमें प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलता है। लेकिन अगर हमें ये पता ही नहीं है कि ये जो काम हो रहा है ये पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शंस में हो रहा है, इंस्ट्रक्शंस पे हो रहा है, और फिर अगर हम प्राइवेट डिफेंस का यूज करते हैं देन वी आर राइटफुल। क्यों? इसी वजह से ये कहा जाता है कि जब भी कोई पर्सन कोर्ट का ऑर्डर लेके या कोर्ट के जजमेंट लेके अगर किसी के पास जाता है, देन ही शुड प्रेजेंट दैट ऑर्डर टू द पर्सन अरेस्टिंग। वो देखा होगा ना मूवीज में, अच्छा आप गिरफ्तार करना है, क्या आप अरेस्ट वारंट लेके आए हैं साथ में, तो इस वो अरेस्ट वारंट दिखा देता है तो फिर प्राइवेट डिफेंस का राइट खत्म हो गया मेरा। अगर वो अरेस्ट वारंट नहीं दिखाता है, जबरदस्ती मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहा है, तो मेरे पास में राइट है कि मैं प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकूं। तो यहाँ क्या लिखा है? इफ ही हैज द अथॉरिटी इन राइटिंग, पहली बात तो उसके पास अथॉरिटी राइटिंग में है, ये बात वो नहीं दिखाता है। अनलेस ही प्रोड्यूसेस सच अथॉरिटी, तो वो इस सिचुएशन में मेरे पास में फिर राइट रहेगा कि मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकूं। यहां तक किसी के माइंड में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। बिकॉज टाइम आउट का नोटिफिकेशन आ गया है तो मैं इसके आगे का आज कंटिन्यू नहीं करूंगा। इंस्टेड हम इसको कंटिन्यू रखेंगे कल